गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। बिल्कुल सही बात है, जब प्रयास करोगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? सेल चला हुआ है, यानी कोशिका चला हुआ है। ये आज हमारी कोशिका की सेकंड क्लास है। जैसा कि मैंने एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको कल कोशिका के बारे में बताया था, कोशिका की डेफिनेशन बताई थी, फिर उसके बाद बताया था कि किसने कोशिका की खोज की थी। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनियो लुएनहोक ने की थी। सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है, सबसे छोटी कोशिका किसमें होती है, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज कल हमने कहाँ पे छोड़ा था? हम कोशिका के मुख्य भाग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? कोशिका कला पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे, मैंने कितने मुख्य भाग बताए थे? 3 मुख्य भाग बताए थे, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। यानी कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल भी बोलते हैं, इसे कोशिका भित्ति भी बोलते हैं। दूसरा होता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और तीसरा होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक है, तो आज कल की क्लास में हमने कोशिका कला पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य। एक बार मैं आपको ये कोशिका की पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कल क्या बताया था कि कोशिका जो होती है, जो सेल होती है, उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन होता रहता है। तो वो बहुत तरह की कोशिकाएं होती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि देखिए किस किस तरह की कोशिकाएं होती है। सबकी अलग अलग आकृति है, अलग अलग आकार है। ठीक है, तो ये सारी कोशिकाएं हैं, सबका अलग अलग आकार है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था। सबसे बाहर की जो चारदीवारी होती है उसे क्या बोलते हैं? कोशिका कला बोलते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल बोलते हैं, या कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। एक बार मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देती हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ से भी हम एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि कोशिका होती क्या है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि कोशिका जिस प्रकार एक मशीन का जो आधार होता है वो पुर्जे होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी अनेक अवयवों से मिलकर बना होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके कल कोशिका की डेफिनेशन बता दी थी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि कोशिका जो होती है, सेल जो होते हैं, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कोशिका की खोज किसने की थी, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। कोशिका के मुख्य भाग चल रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है? प्रत्येक कोशिका के भीतर क्या होता है? जीव द्रव्य भरा होता है। मैं ये आपको एक काम करते हैं, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख देती हूँ, आप लोग वहां से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लिखते हुए चलेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म। दिखाई दे रहा होगा ना आपको? यानी कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो क्या होता है साइटोप्लाज्म? तो जो साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? यह नमक और जल से मिलकर बना होता है। यह किससे मिलकर बना होता है? यह द्रव्य
नमक और जल से मिलकर बना होता है। नमक और जल से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। आप लोग मेरे साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। आपको ये क्लियर तो दिखाई दे रहा होगा। राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब व्हाइट बोर्ड पे लिखते थे तो राइटिंग थोड़ी अच्छी आ रही थी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। धीरे धीरे ये क्लियर होती जाएगी, ठीक है। तो जो कोशिका द्रव्य होता है वह किससे मिलकर बना होता है? नमक और जल से मिलकर बना होता है। इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करता है? कोशिका को नमी प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए यह कोशिका को नमी प्रदान करता है। कोशिका को नमी प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है? जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करता है? हमारी जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उन्हें नमी प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना होता है? ये नमक और जल से मिलकर बना होता है। इसमें किसकी ज़्यादा मात्रा होती है? तो इसमें पानी की ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक बार पीडीएफ से भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए साइटोप्लाज्म, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना। तो प्रत्येक कोशिका के भीतर क्या होता है? जीव द्रव्य भरा रहता है। बड़ा कर देती हूँ मैं थोड़ा से। कोशिका के मध्य एक अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। जो कोशिका का मुख्य भाग होता है उसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। मैंने बताया ना कि 3 मुख्य भाग होते हैं: कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। और जो केंद्रक, जो द्रव्य के केंद्र तथा कोशिका कला के मध्य भाग को, अर्थात कला के भीतर द्रव के चारों ओर घेरने वाले भाग को, यानी जो केंद्रक होता है उसके चारों ओर जो भाग होता है वो क्या होता है? जो वहाँ पे जो जीव द्रव्य भरा रहता है वो क्या कहलाता है? वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहलाता है। जो केंद्रक के चारों ओर, कहने का अभिप्राय है, इजी लैंग्वेज में समझेंगे, केंद्रक के चारों ओर जो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसके बाद तीसरा क्या देखेंगे? तीसरा देखेंगे हम लोग केंद्रक। तीसरा मुख्य भाग मैंने क्या बताया था? केंद्रक बताया था, ठीक है। ठीक है, तो तीसरा मुख्य भाग क्या होता है? केंद्रक होता है। तीसरे नंबर पे लिखेंगे केंद्रक, ठीक है। केंद्रक क्या होता है? मैंने क्या बताया था आपको कि जो केंद्रक होता है वो कोशिका का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य भाग होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा और सबसे मुख्य भाग कौन सा होता है? केंद्रक होता है, यानी न्यूक्लियस होता है। क्या बोलते हैं केंद्रक को? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? यह
कोशिका का सबसे बड़ा व मुख्य भाग होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? जो केंद्रक होता है वह कोशिका का सबसे बड़ा और मुख्य भाग होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? 1838 में की थी। 1838 में की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1838 में की थी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे? डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र किसमें इसमें पाए जाते हैं। यानी केंद्रक में क्यों कौन कौन से पाए जाते हैं? डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, केंद्रक में डीएनए और आरएनए, इन सारी चीजों को हम डिफाइन करेंगे एक एक करके। डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन सारे गुण डीएनए, आरएनए क्या होते हैं? आप लोग इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक एक चीजों को डिफाइन करके आपको बताया जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप केंद्रक पढ़ रहे हैं तो केंद्रक ही पढ़िए। ठीक है, और केंद्रक को क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का मैनेजर या कंट्रोलर या कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? कोशिका का मैनेजर, कंट्रोलर या ब्रेन। क्या क्या कहा जाता है? कोशिका का मैनेजर भी कहा जाता है, कोशिका का कंट्रोलर भी कहा जाता है और कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। तो जो केंद्रक है उसे क्या कहा जाता है? तो केंद्रक क्या होता है? कोशिका का ब्रेन होता है, कोशिका का मैनेजर कहा जाता है, कोशिका का कंट्रोलर कहा जाता है। और जो केंद्रक होता है वो कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे मुख्य भाग होता है। और क्या होता है? इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1838 में की थी। इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं और गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे आनुवांशिकता का केंद्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब ये तीनों चीज इसमें पाई जाती है, डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र, तो इसे क्या कहते हैं? आनुवांशिकता का केंद्रक। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता का केंद्रक भी कहते हैं। केंद्रक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? कोशिका का केंद्रक भी कहा जाता है। तो इसके कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। कोशिका के 3 भाग कौन कौन से हो गए? कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका कला क्या होती है?
जो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या होती है, चारों तरफ जो होती है ये क्या होती है, कोशिका कला होती है। ठीक है, यानी चार दीवारी होती है जो हमारी कोमल संरचनाओं की रक्षा करती है, जो हमारे शरीर में जो बेकार चीज है, त्याज्य पदार्थ है, उन्हें जाने से रोकती है। न्यूक्लियस क्या होता है, मुख्य भाग। ये जो है देखिए, ये जो है ये है केंद्रक। ये जो बीच में है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये केंद्रक है। ये कोशिका का मुख्य भाग है। ठीक है, ये पूरा केंद्रक है। अब केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, केंद्रक के न्यूक्लियर प्योर, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, ये सारी चीजें होते हैं केंद्रक के अंदर। केंद्रक के यानी उप केंद्रक भी होते हैं। ठीक है, तो जो ये बिल्कुल मध्य में स्थित है, ये वाला जो भाग है, ये क्या कहलाता है, ये कोशिका का मैनेजर, कोशिका का जो कोशिका को मैनेज करने का काम करता है। यानी जो कोशिका के अंदर जितना भी कार्य होता है वो किसके अंडर होता है, वो केंद्रक के अंडर होता है। यानी केंद्रक की सहायता से ही सारी कोशिकाएं काम करती है। मैनेज कौन करता है, मैनेज करता है केंद्रक। कोशिकाओं को मैनेज करने का कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, मुख्य भाग बोला जाता है। और ये जो हो जाती है चारों तरफ, ये देखिए, ये जो हो जाती है चारों तरफ की जो चार दीवारी होती है उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। ठीक है, ये देखिए, ये वाली क्या हो जाती है, कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल हो जाती है। अभी हमने क्या पढ़े, कोशिका के 3 मुख्य भाग पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कोशिका के अंग, यानी जो कोशिका की संरचना होती है वो किन किन से मिलकर होती है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका की संरचना भी लिख सकते हैं, कोशिका की संरचना। ठीक है, तो कोशिका की संरचना किन किन से मिलकर होती है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे। पहले हम लोग इनके नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एक एक करके नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दूसरा लिखेंगे लाइसोसोम, तीसरा लिखेंगे राइबोसोम,
सॉरी यहाँ पहले हिंदी में लिख लेते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, फिर इसके बाद लिख लेते हैं गाल्जी बॉडी, गाल्जी उपकरण। इसे क्या बोलते हैं? गाल्जी बॉडी बोलते हैं, गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय भी बोलते हैं। इसके बाद लिख लेते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। और लास्ट लिख लेते हैं अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये कितने कोशिका की जो संरचना होती है वो किन किन से मिलकर बनी होती है? सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है राइबोसोम, चौथा है गाल्जी बॉडी, गाल्जी उपकरण, पांचवा है सेंट्रोसोम और लास्ट है अंतःद्रव्य जालिका, जिसे क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, आपको ये अच्छे से दिखाई दे रही होगी। अब हम एक एक को डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट पेज ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले लिखेंगे इसके बारे में। अब क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया? जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्रक क्या होता है? केंद्रक सबसे मुख्य भाग होता है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, यानी दूसरे नंबर का। सबसे बड़ा क्या हो गया? केंद्रक हो गया। फिर दूसरे नंबर का क्या हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यह है कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। इतने धीरे धीरे, इतने आराम से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप लोग मेरे साथ साथ ही इसे नोट डाउन कर सकते हैं, है ना? तो आप लोग इसे मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे फटाफट से। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या होता है? कोशिका का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भाग होता है। अब आती है कि इसकी खोज किसने की थी? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। आप लोग फटाफट से इसे मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज तो की थी अल्टमैन ने, लेकिन जो ये शब्द है माइटोकॉन्ड्रिया ये किसने दिया था? ये भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यह शब्द
यह शब्द किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? बेंडा। बेंडा ने दिया था। तो ये शब्द किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे कोशिका का ऊर्जा घर यानी कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। इसे कोशिका का ऊर्जा घर, ऊर्जा गृह या पावर हाउस क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से ये 4 पॉइंट नोट कीजिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका ये कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी, शब्द बेंडा ने दिया था और इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे इसी का माइटोकॉन्ड्रिया का में ही नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो ये क्या करता है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कोशिका के अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है। लिखेंगे कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलता है, उसमें क्या होता है? क्रेब्स चक्र में जो इसके कोशिका के अंदर क्रेब्स चक्र चलता है उसमें क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं। क्या बनते हैं? एटीपी। इसमें एटीपी बनते हैं। एटीपी बनते हैं 38 एटीपी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे 38 एटीपी। 38 एटीपी मिलकर क्या करते हैं? 38 एटीपी मिलकर क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। कितने एटीपी? हमेशा याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कितने एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है? जो कोशिका के अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, उसमें क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं। उस क्रेब्स चक्र में क्या बनते हैं? एटीपी। कितने एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं? 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उस ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा है वो कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। ठीक है, तो एक बार इसे फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे।